कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी में। तो हमने फिजिक्स और बायोलॉजी का सेशन समाप्त कर लिया है न्यू वाली बुक से। ये जो न्यू वाली बुक है ये 68 से लेके 38 भी बीपीएससी तक अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी का सार है। इसमें पी वाइज क्यूज़ हैं। तो ये 69th भी एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। तो हमने सबसे पहले बायोलॉजी और फिर फिजिक्स, अब लास्ट में एक ही वीडियो में या दो वीडियो में हम केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे जो कि 69 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो केमिस्ट्री का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस जो है इसमें से तत्व नहीं है। क्योंकि जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जैसे कि धातु, अधातु और उपधातु। तो जो जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आदि सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो तत्व नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। गैस क्या है, तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो अगर हम द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड है। प्लूटोनियम 94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 148। तो कैसे 148 हो जाएगी, इसमें आपने अभी ऊपर जो फॉर्मूला देखा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या जैसे कि 242 माइनस 94 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 148। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब आप निकालते हैं तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो क्या निकल आएगा आपका, न्यूट्रॉनों की संख्या नाभिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे स्थिरांक क्या है। फैराडे स्थिरांक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक स्थिरांक। तो फैराडे स्थिरांक क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। इसमें से किसका पीएच मान 7 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान उदासीन विलयन होता है। जैसे एक क्षारीय होता है, एक अम्लीय होता है, तो शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, इसका पीएच मान 7 होता है। वर्षा का जल भी शुद्ध रूप माना जाता है, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो शुद्ध पानी या वर्षा का जल, 2 आंसर है, इसलिए इसका उपर्युक्त में से 1 से अधिक या कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का पीएच मान है, अभी हमने डिस्कस किया, पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन कैसी होती है, भूरी, ठोस, रंगहीन या अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लाल द्रव।
ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित क्षारीय और तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। अगर इसके परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो इसका कितना होता है, 35 होता है। कमरे के तापमान पर यह द्रव अवस्था में रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कमरे के तापमान पर ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और अगर हम बात करें कि ये ज्वलनशील, अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है, मतलब आधा विलेय, अल्प विलेय, बहुत कम विलेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो कौन सी गैस वेल्डिंग में प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। जो वेल्डिंग आपने देखा होगा, लोहे में जो वेल्डिंग की जाती है उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का यूज़ किया जाता है, जो कि अभिक्रिया के द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जस्ते की। जस्ते की परत ही क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर हम जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं, ताकि वो नमी हो तो उसमें जंग ना लगे और वो सुरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं, तो क्या होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फोनेट। डिटर्जेंट जो है आर्द्रक और आर्द्रकों के यौगिक होते हैं, जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्की बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, देखा होगा खारे पानी में भी ये कपड़ों को साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 14 है कि नीला थोथा का रासायनिक रूप है, तो नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट को रासायनिक रूप से, या कहें कि वैज्ञानिक नाम नीला थोथा, ये देसी भाषा में नीला थोथा कहते हैं, वैसे कॉपर सल्फेट होता है। अगर इसके सूत्र की बात करें, कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो CuSO4.5H2O, तो इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रखेंगे। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है। इसका गुण क्या है? निर्जलीकृत अवस्था में कैसा होता है? रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा, लेकिन अगर बिना पानी का सूखा देखेंगे तो ये रंगहीन होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाते हैं, परंतु अल्कोहल में अघुलनशील, मतलब जो अल्कोहल होता है उसमें अघुलनशील होते हैं, लेकिन पानी में ये आसानी से घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लेटिनम हो जाएगा। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। भारी का तात्पर्य इसके घनत्व से होता है, डेंसिटी, कितना ज़्यादा किसका घनत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किससे मिलकर बनी है स्टेनलेस स्टील? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से जो धातुएं बनती है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या? दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। तो इसमें स्टेनलेस स्टील किससे किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, निकेल, क्रोमियम। तो इस प्रकार से एक से अधिक ये एलिमेंट से मिलकर बना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो ये क्या है? मतलब इसका रासायनिक नाम पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ये क्या है? जिप्सम है। इसका अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें जिप्सम की, तो CaSO4 2H2O ये होता है। जब आपका हाथ वगैरह टूट जाता है तो इसी को प्लास्टर चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, देखिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्किलीन। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या? केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन एकल आबंध वाले, मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाले जो संतृप्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं।
और अगर हम एल्केन की बात करें कि एल्केन क्या है, एल्केन की बात करें तो कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त विस्तृत श्रृंखला वाले, कैसे, विस्तृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन। दोनों में अंतर समझिएगा, असंतृप्त श्रृंखला वाले को हम एल्कीन कहते हैं, लेकिन विस्तृत ये जो आबंध युक्त एकल बॉन्ड इसमें भी होता है, लेकिन संतृप्त विस्तृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन क्या है, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, तो 3 आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन कहते हैं। तो तीनों की प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। कोई भी ये कभी भी पूछा जाता है, सिंगल बॉन्ड। और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरके का रासायनिक नाम है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। जितने भी एसिडिक, टार्टरिक, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH3COOH आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। सिरके का इसको एथेनोइक अम्ल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है, जैसे कि आपके अचार वगैरह ये सब खराब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। ये देखिए फिर से रिपीट हुआ है, तो कौन सा अम्ल उपस्थित है, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। आपने ये कोल्ड ड्रिंक ये जितने भी पिए होंगे, जैसे कोका कोला, पेप्सी या सोडा वाटर, तो उसमें से एक गैस निकलती है जब भी आप बॉटल खोलते हैं, तो ये कौन सी गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार और देख लेते हैं। 21 का आंसर जो है इसका, हाँ, एसिटिक अम्ल ही है। अगला क्वेश्चन ये वाला है जिसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा बॉटल से जो गैस निकलती है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज मिनरल क्या होते हैं, खनिज या मिनरल क्या होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन भी, अकार्बनिक ठोस होते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज जो है या मिनरल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस है। क्या है ये, अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत मतलब सूजी देखी होगी आपने, तो क्रिस्टलाइज होती है, मतलब छोटे छोटे दाने जैसी इसका बने होते हैं ये खनिज वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। इसमें से कौन सा विस्फोटक यूज़ किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 में। इसका नाम अगर इसकी बात करें, कई बार जैसे कि इसमें तो नहीं, लेकिन हिस्ट्री वगैरह में या फिर कहीं की जनरल नॉलेज में ये नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है फैटमैन। कौन सा गिराया गया था बॉम्ब, फैटमैन नामक बॉम्ब गिराया गया था, और इसमें प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। लेकिन अगर ये कहेंगे हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा में गिराए गए लिटिल बॉय नाम का बम था, और इसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का यूज़ हुआ था। तो आप डिफरेंस याद रखेंगे, हिरोशिमा वाले में यूरेनियम का, नागासाकी वाले में प्लूटोनियम का यूज़ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है इसमें, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण मतलब टेबल सॉल्ट के समान होते हैं, मतलब नमकीन होते हैं। व्यापारिक स्तर पर आयोडीन कृत लवण बनाने में क्या यूज होता है, सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड का भी यूज़ हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडेट। और इसके अलावा सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का भी हम यूज़ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। तो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलके बना होता है। तो उदासीन लवण भी इसे कहते हैं, जैसे NaCl KNOH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैविक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन।
संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। अब वो कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होंगे तो कार्बन तो पाया ही जाएगा, तो मूल तत्व इसका क्या माना जाएगा? कार्बन माना जाएगा, क्योंकि मूल तत्व उसमें उपस्थित ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन में। क्यों अनुपस्थित रहेगी केरोसिन में? क्योंकि अगर उपस्थित होगी तो ये अभिक्रिया करके जलने लग जाएगा। केरोसिन हाइड्रोजन का एक मिश्रण है और ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, तो इसमें अनुपस्थित क्या होती है? ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो इसमें वही गैस ब्यूटेन, जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का जो एक अनुपात रहता है, तो लाइटर में ब्यूटेन गैस का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो C4H10 कितना होगा? C4H10। ये भी पूछा जा सकता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये किसका बहुलक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है आइसोप्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। बहुलक क्या होते हैं? अगर हम इनकी बात करें तो बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुलकीकरण कहेंगे। और आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र क्या होता है? अगर हम आइसोप्रीन की सूत्र की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड CH2। आपको इतना बड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखेंगे कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। टेफ्लॉन क्या होता है? ये एक ठोस फ्लोरोकार्बन है और इसका घनत्व कितना होता है? 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसका गलनांक 227 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात किया जाए कि टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ होता है, तो इनका यूज़ बर्तनों को बनाने में किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए इसका यूज होता है। 2 ही पॉइंट आप याद रखेंगे। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राक्लोरोएथिलीन। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो किसके संघनन से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। बैकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है, आपने देखा होगा, और इसका रासायनिक नाम है पॉलीऑक्सीबेंजोइक मैथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड। ये थर्मोसेटिंग या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और या फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से प्रतिक्रिया स्वरूप बनता है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक प्रकार का वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले फैट का एक प्रकार है। हमारे शरीर में जो फैट पाया जाता है उसका एक टाइप है। तो हमारा शरीर ये प्राप्त कैसे करता है? शरीर से भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं मतलब फैट सेल में संचित होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगाया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि किसने ड्रिंक किया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बीपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि बिहार तो ड्राई स्टेट है, तो वहाँ पे तो ये बहुत चेकिंग वगैरह होती है, तो आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। क्या यूज़ होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतया क्या होती है? तो क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझे कि मुख्यतया पूछा है। मुख्यतया क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों हो जाएगा ऑप्शन ई? क्योंकि इसमें प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है, इसलिए ये एक से अधिक हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है।
हमने ब्यूटेन का आंसर तो वहाँ देख लिया था। अगर हम प्रोपेन की रासायनिक सूत्र की बात करें तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C3H8 और ब्यूटेन का कितना था, हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, C4H10। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। मुख्य घटक पूछा है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसें वे होती हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें से कौन कौन सी हैं अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो इनमें से जो सभी दिए हैं तो एक से अधिक है, इसलिए आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन और ओजोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या, आयोग ने क्यों दोबारा पूछा। ये 2018 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्योंकि कौन कौन सी है, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, अधूरे जलने से पूछा है। पूरा जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है और मतलब निर्गत होती है या उत्पन्न होती है अगर आध जला हुआ कोयला है तो, कोयला नहीं सॉरी, पेट्रोल या डीजल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन जो है ग्रीस को हटाता है कैसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायसीकरण के द्वारा। तो पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, जैसे साबुन मतलब सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण। साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, जैसे कि लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील होती है, दूसरी कौन सी है, जल में विलेय ध्रुवीय भाग। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा पायसीकरण। तो पायसीकरण के दौरान साबुन का ध्रुवीय एल्किल समूह तेल या ग्रीस को हटा देता है या घोल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। एक तरफ पदार्थ दिए हैं और उनके यूज दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम मिलाएं तो एस्पार्टेम क्या है, कृत्रिम मधुरक है। फ्रेओन क्या है, फ्रेओन गैस एक प्रशीतक है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है और बेनाड्रिल क्या है, प्रतिहिस्टामीन। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4। तो ये वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक जो स्रोत होते हैं एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर क्या करती हैं, ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब बनकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती रहती हैं और इसे क्या कहते हैं, हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो सामान्यतः ये सल्फ्यूरिक अम्ल से ही होती है सर्वाधिक, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अम्ल वर्षा होती है, किससे होती है अम्ल वर्षा, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों, क्योंकि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण हमने देख लिया है, कारखानों से भी होती है, पेट्रोल से भी अगर वहाँ से होता ऊर्जा मुक्त होती है, कोयला जलाने से, तो इस प्रकार से इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म बर्फ किसका अपरूप है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अपरूप है। इसे सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्म बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। जिस प्रकार से हमने कपूर के बारे में देखा था कि वो द्रव अवस्था में ना बदल के सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने अगले पीछे क्वेश्चन में देखा है ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, किसके द्वारा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा।
तो इस प्रकार से इस सेशन में हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। तो एक वीडियो और आएगा केमिस्ट्री का, जिसे हम ये न्यू वाली बुक से घटना चक्र 69th BPSC के लिए साइंस का पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। हिस्ट्री का पहले ही कवर किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल में देखिएगा। और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी